हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आपका जो वुल्फ मेथड चल रहा था उसका फर्स्ट टाइप, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो था हमारे पास मैक्सिमम जेड के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यदि आपके पास क्वेश्चन है वो मिनिमम जेड के अंदर यदि दिया गया हो तब हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यदि आपके पास सबसे पहले तो ये करना होता है कि आपको जब मिनिमम के अंदर क्वेश्चन दिख जाए ना तो उसको आप मैक्सिमम में चेंज करोगे। अब मैक्सिमम में चेंज करने की क्या प्रोसेस होती है, आप है वो ये जो मिनिमम जेड है इस पूरी इक्वेशन को है वो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, देन आपकी जो इक्वेशन है वो मैक्सिमम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यदि हम इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 10x1 प्लस का 25x2 माइनस का 10x1 स्क्वायर एंड माइनस का 2x2 स्क्वायर माइनस का 4x1 इंटू x2 इज इक्वल टू माइनस का मिनिमम जेड। ये जो माइनस का मिनिमम जेड होता है ये आपका मैक्सिमम जेड के इक्वल हमें ट्रीट करते हैं। इस हिसाब से हमें सबसे पहले इसको मैक्सिमम में हमने चेंज किया। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि सबसे पहले तो हमें वो इसको मैक्सिमम में चेंज करते हैं और उसी के साथ है इसकी जो लेस देन इनइक्वलिटी है उसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट को भी चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो साइन है आपके पास, जैसे इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में तो आपके पास लेस देन दिया गया है, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है इसके अंदर आपके पास ग्रेटर देन दे रखा है, तो इनको भी हमें लेस देन में चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने इसको मैक्सिमम जेड में चेंज कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई करके, देन हमने सब्जेक्ट टू कंस्टेंट यहाँ पे जैसे ये दोनों लेस देन हो गए और ये लेस देन कब चेंज होंगे, जब इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आपके पास लेस देन वाली कंडीशन में आ गए। सो नेक्स्ट आपकी जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई रहती है ना इनको हम इक्वल टू साइन के अंदर चेंज करते हैं। अब इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने मैक्सिमम जेड जैसा का था वैसा का वैसा लिख दिया। अब जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू की जो कंडीशन थी उनको इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हम इनके अंदर कुछ ना कुछ सेलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन में हमने Q1 स्क्वायर और Q2 स्क्वायर सेलेक्ट वेरिएबल ऐड कर लिया, और जो आपकी थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है उसके अंदर हम कुछ डिफरेंट सिलेक्ट वेरिएबल ट्रीट करते हैं। मान लेते हैं वो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, हम एक लाग्रांज फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते थे। लाग्रांज फंक्शन आपका क्या होता था, आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल दिए हुए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल दे रखी है x1 और x2 के अंदर आपके पास इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे यदि x3 x4 होते तो वो भी इसके अंदर हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे जैसे x1 x2 हो गया, x1 x2 के क्रॉसपोंडिंग है यहाँ पे हम λ1 λ2 लेते हैं। अब हमने यहाँ पे दो λ1 λ2 क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास केवल एक इक्वेशन थी इसलिए हमने वहाँ पे लेमडा ही ट्रीट किया था। तो यहाँ पे हमने λ1 λ2 दो इक्वेशन ले ली। सिमिलर केस में यहाँ पे जो जितनी इक्वेशन रहेगी ना नीचे वाली में उतने हम ν1 और ν2 ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है तो यहाँ पे ν1 ν2 ट्रीट हमने कर लिया। अब इक्वल किसके होगा, ये सबसे पहले तो मैक्सिमम जेड वाली लाइन आपको पूरी लिख देनी है, देन आपको नेगेटिव का साइन ऑफ λ1 के साथ ये वाली इक्वेशन लिखनी है। ये वाली इक्वेशन लिख दी, 10 को हम इस तरफ लेके आ जाते हैं तो माइनस का 10, फिर नेगेटिव का साइन λ2 के साथ हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी है, देन हमें माइनस का ν1 के साथ ये वाली इक्वेशन एंड माइनस का ν2 के साथ ये वाली इक्वेशन हमने लिखनी है। तो यहाँ पे हमने सारा काम है वो कर लिया है। नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या होगी, हम यहाँ पे जो KT की फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं। अब KT की फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन क्या होती थी, ये आपके पास जो लाग्रांज फंक्शन मिलता था ना इसका हम x1 के रिस्पेक्ट में x2 के रिस्पेक्ट में λ1 और λ2 इन चार जो कोफिशिएंट होते थे ना इनके रिस्पेक्ट के अंदर है वो हमें अवकलन करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें तो इस एल का हमने सबसे पहले x1 के रिस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे डिफरेंशियल किया, देन हमने x2 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दिया, देन हमने λ1 के रिस्पेक्ट में किया एंड λ2 के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया। और इक्वल हमें किसके लिखना है, 0 के इक्वल हमें इसको लिखना है। ये हमारे पास आपकी थर्ड वाली स्टेप कंप्लीट होती है। साथ में ही यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन आपको लिखनी है, वो होगी आपके पास जैसे λ1 के रिस्पेक्ट के अंदर आपके पास जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो आपके पास है इस वाली इक्वेशन में Q1 स्क्वायर, λ2 के साथ एक्स्ट्रा जो आपके पास कंडीशन है वो आपके पास क्या है Q2 स्क्वायर, एंड आपके पास जो ν1 के साथ है वो आपके पास x1 और ν2 के साथ x2 होगी, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम ये जो इक्वेशन 1 है इसको वापस रिटर्न लिखते हैं। रिटर्न लिखने का मतलब है यहाँ पे जो आपके पास ये जो वैल्यूज आई है ना, जो नंबर्स आई है 10, 25, यहाँ पे -10, ये -9, इनको इक्वल लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, इनको वापस जब रिटर्न लिखा है तो यहाँ पे जैसे 10 को तो इधर रखा और इस वाली इक्वेशन को हम दूसरी तरफ ले गए। सिमिलर केस में हमने 25 को इस तरफ रखा और थर्ड वाली इक्वेशन में हमने 10 को एक तरफ रखा और 9 को एक तरफ रखा। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा कंडीशन रहेगी ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक के अंदर दिख रही है, यहाँ पे Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइज करते हैं और लीनियर में इसको ट्रीट कर लेते हैं। मान लेते हैं Q1 स्क्वायर है वो S1 के इक्वल है और जो Q2 स्क्वायर है वो S2 के इक्वल है। इसको लीनियर में लिख देते हैं ताकि आगे हम देखेंगे ना तो हमें थोड़ी दिक्कत ना आए। ये क्वाड्रेटिक के अंदर थोड़ी सी हमें अचपटी सी लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको S1 और S2 के इक्वल ट्रीट किया है। तो आगे आप देखिए, तो यहाँ पे वही हमने एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये इक्वल टू 0 के। अब स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, अब हमारा मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। स्टेप 4 के अंदर हमें, आपको पता हमने मैक्सिमम जेड के इक्वल मान ही लिया था इक्वेशन को। अब यहाँ पे हमें माइनस का न्यू1 और माइनस का न्यू2 लिखते हैं। दो वेरिएबल यहाँ पे हमें वो ऐड करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। दो ही क्यों करते हैं, 3 क्यों नहीं करते, 1 क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है उसके अंदर आपके ये दो ही आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे यदि 3 इक्वेशन दी गई रहती तो यहाँ पे माइनस का न्यू2 और ऐड कर देते। यदि यहाँ पे केवल एक इक्वेशन रहती ना, देन हम माइनस का न्यू1 ही लेते। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम जेड बनाने के लिए यहाँ पे 2 कंस्टेंट है वो ऐड कर दिए विद द नेगेटिव साइन। अब ये है, यहाँ पे हमने ऐड किया मैक्सिमम जेड में, तो इसका मतलब हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट जो हमारे पास अभी अभी जो इक्वेशन आई है उसमें भी हमें कुछ ना इनको ऐड करना पड़ेगा, ऐसे तो इनका बैलेंस खराब हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी अभी अभी हमने देखी थी, उनके अंदर जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने न्यू1 ऐड कर दिया और सेकेंड वाले में हमने न्यू2 ऐड कर दिया। ठीक है, और वो बाकी का बाकी टर्म है वो वैसे की वैसी रह गई। देन हमारे पास जो यहाँ पे ये जितने भी कंस्टेंट आए हैं ना, λ1 λ2 न्यू1, ये न्यू1 न्यू2 म्यू1 S1 S2, ये सब के सब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन फुलफिल करते हैं। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आया है इनके थ्रू हम टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल फर्स्ट के अंदर हमारे पास पता है, सबसे पहले हमें सी बी अक्स बी और बी के ऊपर ये सी जे, इतनी टर्म तो हमें ध्यान में रखनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, हमारी इक्वेशन में जो जो टर्म्स ये दे रखी है ना, जैसे x1 x2 λ1 λ2, ये सारी टर्म्स है हम b के साथ b के सामने लिख देते हैं। जैसे x1 है x2 है λ1 है λ2 है न्यू1 है न्यू2 है, ये v1 v2 s1 s2, इसको मैंने थोड़ा अलग सा कॉलम दिखाया है क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि सीजे के पास है ये ऊपर वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं, आपके पास जो मैक्सिमम जेड के अंदर जो आपके पास ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये आपके पास इनके जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो लिखे जाते हैं। अब मैक्सिमम जेड में हमें x1 x2 λ1 λ2 ये वाली टर्म्स तो दिख नहीं रही है, इसका मतलब इनके कोफिशिएंट हमारे पास 0 0 है। बट न्यू1 और न्यू2 का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है, वो क्या है -1 और -1, वो यहाँ पे लिख दिया। S1 S2 के भी कोफिशिएंट 0 0 है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे b है b लिखते हैं। अब b क्या होगा, जो आपकी इक्वेशन के इक्वल जो आपके पास पद होंगे ना वो आपके पास b में लिखे जाएंगे, जैसे 10 25 10 एंड 9, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अक्स बी है वो किस हिसाब से लिखते हैं, अक्स बी है वो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी बनती है ना उसके थ्रू लिखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 1 0 0 0। यदि यहाँ पे आपके पास 4 × 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो यहाँ पे देखिए 1 0 0 वाली लाइन कौन सी है, v1 के क्रॉसपोंडिंग है तो v1 हो गया। सिमिलरली 0 1 0 0 वाली कौन सी है, v2, 0 0 1 0 वाली s1 है एंड 0 0 0 1 वाली s2 है। तो इसलिए एक्स बी के अंदर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हम लिखते हैं। ठीक है, और सीबी के अंदर क्या आते हैं, वो आते हैं आपके पास इनके जो मैक्सिमम जेड के जो गुणांक होते हैं ना कोफिशिएंट, वो आते हैं। जैसे v1 v2 का तो कोफिशिएंट -1 -1 s1 s2 है नहीं तो 0 0 आ गया। इतना काम हमारे पास यहाँ पे टेबल में कंप्लीट हुआ और साथ में हमारे पास ये जो वैल्यूज होती है ना ये हम इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं। जैसे x1 का फर्स्ट वाली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 20 हो गया, x2 का 4 हो गया, λ1 का 1 हो गया, λ2 का 1 हो गया, न्यू1 का -1 हो गया, न्यू2 है नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। नेक्स्ट v1 का 1 हो गया और v2 का यहाँ पे 0 0 ये सब
ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम यहाँ पे जो सेकंड रो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम थर्ड वाली रो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और सिमिलरली फोर्थ के थ्रू हम कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो यहाँ पे हम डेल जे फाइंड आउट करते हैं। डेल जे आपको पता है जेड जे माइनस का सी जे होता है। जेड जे क्या होता है आपके पास, जेड जे आपके पास होता है ये जो आपके पास सी बी दे रखा है ना, इस सी बी के कोफिशिएंट की इस वाली जैसे x1 के क्रॉसपोंडिंग हमें है वो डेल जे फाइंड आउट करना है। तो सी बी के साथ वाली जो एलिमेंट है उसके हम x1 के फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, जैसे -1 और इसका फर्स्ट वाला क्या है 20 प्लस का साइन सेकंड वाले की -1 की इससे मल्टीप्लाई कर दी 4, 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और इसकी भी करेंगे तो 0 ही होगा। ये तो हो गया आपके पास जेड जे। फिर नेक्स्ट आता है माइनस का सी जे। सी जे होता है आपके पास जो x1 के ऊपर जो आपके पास जो गुणांक दे रखा है ना वो, तो वो आपके पास 0 ही दे रखा है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया माइनस का 20 और माइनस का 4 देन ये माइनस का 24 के इक्वल आ गया। वही हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलर केस में हम x2 के क्रॉसपोंडिंग यदि यहाँ पे डेल जे फाइंड आउट करें तो वही -1 की मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस का 4, यहाँ पे भी माइनस का 4, तो -4 8 हो गया और माइनस में सी जे यहाँ पे ऊपर 0 दे रखा है तो ये माइनस का 8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे ही हमें इसके लिए λ1 के लिए डेल जे फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली λ2 न्यू1 न्यू2 और इन सब के लिए हम लैम्डा की यहाँ पे डेल जे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टेप कंप्लीट होने के बाद में अब है वो हमें देखो हम ये सब प्रोसेस कर क्यों रहे हैं, हम ये जो हमने टेबल बनाई है ना इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब आपके पास ये जो डेल जे आप निकाल रहे हो ना, इस डेल जे की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। ये पूरी की पूरी वैल्यू या तो 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव मिल जाए आपको। अभी तक तो हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास आपको क्या करना है, आपको दो राशियां फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको इंटरिंग वेक्टर फाइंड आउट करना है, देन आपको एक आउटगोइंग वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आउटगोइंग वेक्टर को हम डिपार्टिंग वेक्टर भी कहते हैं। इंटरिंग वेक्टर कौन होता है, इंटरिंग वेक्टर होता है आपके पास जो आपके पास डेल जे के अंदर नेगेटिव साइन के साथ जो मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना वो आपके पास इंटरिंग वेक्टर होता है। अब नेगेटिव साइन के साथ मैक्सिमम नंबर आपके पास 24 ही दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपके पास इंटरिंग वेक्टर। ये किसके क्रॉसपोंडिंग है, x1 के क्रॉसपोंडिंग। x1 क्या हो गया, इंटरिंग वेक्टर हो गया। अब कोई राशि है वो यदि इसके अंदर इंटर करेगी सारणी के अंदर तो किसी न किसी को बाहर भी निकलना पड़ेगा, ऐसे तो इंटर हो नहीं सकती क्योंकि ये सारी जो टेबल हमने बनाई है ये फिक्स है टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आउटगोइंग होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम है वो की एलिमेंट निकालेंगे। की एलिमेंट कैसे निकलता है, जो की एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा b/x1 और बाहर क्या होगा मिनिमम। b/x1 हम करेंगे और जो मिनिमम राशि हमारे पास आएगी ना वही हमारे पास की एलिमेंट होगा। जैसे b और अपॉन में x1 10/20 ये कितना हो गया 1/2, ठीक है। इसके बाद में 25/4 ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 10/1 ये भी ज़्यादा हो गया, 9/1 ये भी ज़्यादा हो गया। तो मिनिमम आपके पास यही मिल रहा है, तो की एलिमेंट आपके पास क्या हो गया 20 हो गया, ओके, जो मिनिमम आपको मिलता है। तो यहाँ पे 20 आपके पास की एलिमेंट हो गया। 20 किसके क्रॉसपोंडिंग है, v1 के क्रॉसपोंडिंग है। इसका मतलब v1 आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये जो v1 है वो आपका आउटगोइंग वेक्टर हो गया, जिसको हम डिपार्टिंग वेक्टर भी कहते हैं। अब आपकी बनेगी नेक्स्ट टेबल। तो नेक्स्ट टेबल के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे आपके पास जो की एलिमेंट होता था ना, इस की एलिमेंट को हम सबसे पहले 1 करते थे। तो 1 कैसे करेंगे हम इसको, जब इसमें हम पूरे में 20 से डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ से b से यहाँ तक पूरे में यदि हम 20 से डिवाइड कर देंगे ना देन हमारे पास ये 1 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, ये 1 के नीचे जितनी टर्म आपके पास होती थी ना उन सबको हमें 0 बनाना होता था। टेबल 2 का ये काम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी टेबल 2 की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें वही लिख रखी है जो अभी अभी मैंने बताई है कि की एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया। v1 है वो आपका डिपार्टिंग वेक्टर हो गया। टेबल 2 के अंदर हमने वही किया है। सबसे पहले हमारे पास जो की एलिमेंट था उसको 1 किया, तो उसके लिए हमने पूरी को 20 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वाली रो बन गई। नेक्स्ट हमारी क्या पोजीशन होती थी कि ये 1 के नीचे जितने भी टर्म होती थी ना उनको हमें 0 करना होता था। तो 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि हम पीछे देखें आपकी टेबल को तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि आपके पास जो इसको 1 करने के बाद में नीचे जैसे 4 है, अब इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास जो रो बनी है ना, इसको हम यदि -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, मतलब पूरा काम हमें इस पर ही करना है इसको 1 बनाने के बाद में, तो इसको -4 से मल्टीप्लाई करके पूरी में ऐड कर दे तो ये 0 वाला काम हो गया। ठीक है, तो वो वाली स्टेप हमने वहाँ पे की है सेकंड टेबल में, जो आप डायरेक्ट वहाँ पे देखोगे। थर्ड वाली स्टेप में, थर्ड वाली इसको 0 करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से 1 ही दे रखा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास ये 0 हो गया। सिमिलर केस के अंदर इसको वापस -1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो आपके पास 0 हो गया। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे किया है। ये आपके पास पूरी की रो है वो 0 0 बन गई। साथ में आपको दिख रहा है आपके पास जो यहाँ पे v1 था ना, ये x1 में रिप्लेस हो गया, क्योंकि आपको पता है इंटरिंग वेक्टर x1 हो गया और v1 है वो यहाँ से हमने टेबल से रिमूव कर दिया कि वो डिपार्टिंग हो गया। देन आपके पास ये टेबल है वो इस प्रकार से बन के आ गई। नेक्स्ट वही हम डेल जे फाइंड आउट करते हैं, तो डेल जे के लिए वही प्रोसेस, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो ये 0 हो गया, -1 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, सारे 0 हो गए और माइनस में सी जे, तो सी जे की क्या है 0, तो ये पूरा फर्स्ट वाली टर्म 0 हो गया x1 के क्रॉसपोंडिंग। x2 की बात करें तो x2 के लिए जैसे फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकंड वाली टर्म -16/5 हो गई और ये 0 0 हो गई और माइनस का सी जे यानी माइनस का 0, तो ये -16/5 ही रह गई। सिमिलर केस के अंदर हमने यहाँ पे λ1 के क्रॉसपोंडिंग निकाल लिया डेल जे और λ2 और नीचे ये सारी की सारी पोजीशन हमने निकाल ली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास है वो नेगेटिव साइन में जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है, तो नेगेटिव साइन में सबसे बड़ी वैल्यू आपको यही दिख रही है, वो आपके पास -16/5, तो इसका मतलब इंटरिंग वेक्टर आपके पास क्या हो गया -16/5 के जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट है वो क्या है आपके पास x2, तो x2 आपका इंटरिंग वेक्टर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते थे, हमें इंटर किया तो किसी को निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए हम की एलिमेंट लेते थे, तो की एलिमेंट के लिए हम क्या करते थे, b में ये जो x2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो b अपॉन हम x2 करते थे, देन यहाँ में जो भी मिनिमम आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा की एलिमेंट, तो वही हमने किया है 1/2 अपॉन में 1/5 तो 5/2 हो गया। सिमिलरली 23/16/5 तो ये हो गया 115/16 और सिमिलरली ये हो गया 95/18 और 85/8, तो यहाँ पे जो मिनिमम आपको दिख रहा है वो आपके पास क्या है 5/2, वो किसके क्रॉसपोंडिंग है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग, और 1/5 है वो यहाँ किसके लिए है क्रॉसपोंडिंग है, x1 के क्रॉसपोंडिंग है, इसका मतलब x1 है वो आपका डिपार्टिंग वेक्टर हो गया, जो आउटगोइंग वेक्टर है वो आपके पास क्या हो गया x1, यहाँ पे वही हमने किया है। नेक्स्ट है अब सेम प्रोसेस है आपकी सारी टेबलों के अंदर चलेगी और हमें तब तक ये टेबलें हैं वो बनाती रहने हैं जब तक हमें डेल जे की वैल्यू या तो पूरी 0 ना मिल जाए या फिर पॉजिटिव ना मिल जाए, तब तक हमें टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करते रहना है। सिमिलर अब हम टेबल थर्ड के अंदर बात करेंगे, तो टेबल थर्ड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को है वो 5 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 बन गया। ओके 1 बनाने के बाद की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती थी, इनके नीचे जितनी भी टर्म है ना, मतलब कि जो की एलिमेंट के आगे पीछे जो भी टर्म है ना उनको हमें 0 बनाना होता है, तो यहाँ पे हमें इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करते थे, जैसे ये 1 बन गया तो 1 इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको -16/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें हम ऐड कर देंगे पूरी इक्वेशन को आपको -16/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको 0 बन जाएगी। सिमिलरली इसको भी -16/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, देन आपके पास जो इक्वेशन है वो बन के आएगी। तो हम चलते हैं हमारी टेबल 3 की तरफ। तो वही वाली प्रोसेस है टेबल थर्ड के अंदर। सबसे पहले हमने इसको जो आपके पास की एलिमेंट है उसको 1 बनाया और उसके बाद में नीचे वाले एलिमेंट को हमने 0 0 बना दिया। तो हमने सारी की सारी प्रोसेस है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको देख लेनी है, कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। फिर हम डेल जे फाइंड आउट करते हैं, वही वाली प्रोसेस, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से जैसे x1 के क्रॉसपोंडिंग करनी है तो ये 0 हो गया, ये -1 की -16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 हो गया, ये 0 0 हो गया, देन माइनस का सीजे मतलब ये 0 ऊपर वाली टर्म तो ये 16 आ गया। सिमिलरली हम डेल जे इन सब के क्रॉसपोंडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमें वही चीज़ इंटरिंग वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव के अंदर सबसे पहले जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो देखते हैं। अब नेगेटिव के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज हमें दिख रही है, एक तो हमारे पास ये -1 यहाँ पे भी दिख रही है और यहाँ पे भी दिख रही है। अब हम कौन सा सट्टा खेलें, यहाँ पे ये वाला -1 ले कि ये वाला -1 ले।
यदि हम ये वाला -1 लेंगे ना, तो अब यहाँ पे आप देखो की एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो की एलिमेंट आपको ये 1/4 ही मिलेगा। की एलिमेंट मिनिमम यही आएगा आपके पास b/, जब λ1 करोगे तो आपके पास, ठीक है। तो मिनिमम ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। ध्यान में रखना है नेगेटिव वाली वैल्यू जब वो नहीं लेनी है आपको, वो उससे आपको डिवाइड नहीं करना है, तो नेगेटिव से नहीं 0 वाली वैल्यू से। जब इसमें डिवाइड करोगे तो 1/4 आपके पास की एलिमेंट निकल के आएगा। अब 1/4 के करस्पॉन्डिंग आपके पास x2 है। देन आपके पास जो डिपार्टिंग वेक्टर आपके पास जो निकलेगा वो आपके पास x2 निकलेगा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें वैल्यू x1 x2 की चाहिए, तब भी हम तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि आपको पता है आपके जो मैक्सिमम जेड या जो मिनिमम जेड है उसके अंदर आपको x1 और x2 दे रखा है, तो हम उसके थ्रू है वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे होता है वो x1 और x2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करना होता है। तो यदि हम ये वाला सट्टा खेले तो यहाँ पे हमें x2 मिलेगा जो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें तो x2 नहीं निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ν1 के क्रॉसपॉन्डिंग जो -1 है वो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ν1 के क्रॉसपॉन्डिंग यदि हम नेगेटिव वाला ले तो यहाँ पे जो मिनिमम आएगा ना डिवाइड करने पे वो आपके पास ये वाला आएगा 1/2। तो हमारे पास जो की एलिमेंट है वो आपके पास क्या आ गया 1/2। तो की एलिमेंट 1/2 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो 1/2 है किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, S1 के क्रॉसपॉन्डिंग। तो S1 है वो आपके पास क्या हो गया आउटगोइंग हो गया, और ν1 आपके पास क्या हो गया इंटरिंग हो गया। तो यहाँ पे S1 की जगह ν1 आ जाएगा, ठीक है, और S1 आपका आउटगोइंग हो ही गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं टेबल 4 के अंदर जो आपके पास की एलिमेंट बना उसको हम 1 करते हैं। अब की एलिमेंट को 1 करने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, यदि पूरी रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे इसको लिए किया है। तो हमारे पास पूरी रो को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या हो गया 1 हो गया। 1 होने के बाद की नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या होती थी, इसके ऊपर जितने भी टर्म्स है ना उनको हम 0 0 0 करते थे। देन ये आपकी जो टेबल 4 है उसके अंदर आपकी जो कैलकुलेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। देन हम डेल जे है वो फाइंड आउट करते हैं। डेल जे की वही वाली प्रोसेस, इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो डेल जे निकल के आता है वो आता है -2 0 -2 -1 0 1 0 2 और 0, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है S1 को हमने रिप्लेस कर दिया किसे ν1 से, ओके। तो यहाँ पे डेल जे फाइंड आउट होने के बाद में हम वही प्रोसेस करते हैं कि हम मोस्ट नेगेटिव नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर हमारे पास एक तो -2 ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये दो नंबर आपके पास मोस्ट नेगेटिव दिख रहे हैं। अब हमें कौन सा सट्टा खेलना चाहिए, हम λ1 को इंटरिंग ले कि x1 को इंटरिंग ले। हमें मेनली क्या करने हैं, हमें मैक्सिमम जेड या मिनिमम जेड हमें जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें x1 और x2 इनकी ज़रूरत ही पड़ती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे x1 को सबसे पहले है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देते हैं। और इसी के साथ आप एक चीज़ जो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जो यहाँ पे x1 या λ1 में से जो भी यहाँ पे v2 को रिप्लेस कर देगा ना वही आपको इंटरिंग वेक्टर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब मिलता है जब आपकी वैल्यू या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। आपको नेगेटिव क्यों मिल रही है, इस v2 के कारण ही तो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे नेगेटिव का साइन दे रखा है, इस कारण से तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो जहाँ भी v2 रिमूव कर दे जो भी यहाँ पे x1 या λ1 में से वही आपको इंटरिंग ले लेना है। तो हम x1 को यदि इंटरिंग ले तो हमें दिख रहा है जो मिनिमम होगा ना वो आपके पास यही होगा। तो इसका मतलब 2 आपका की एलिमेंट हो गया और ये v2 भी आपको रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो x1 है वो आप इंट्रिग वेक्टर हो गया और ये v2 को डिपार्टिंग कर देगा, आउटगोइंग हो जाएगा यहाँ पे v2 वेक्टर। नेक्स्ट हम है यहाँ पे टेबल 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स हो गई थी तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हम की एलिमेंट हुआ वो 1 करते हैं। 1 कैसे करेंगे, पूरी जो रो है उसमें यदि हम 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे ये की एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो पूरी रो को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे की एलिमेंट 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, हम ऊपर नीचे जो की एलिमेंट है ऊपर नीचे के जितने भी एलिमेंट है उनको हम 0 कर देते हैं। अब 0 कैसे कर देते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे 1/2 है तो की एलिमेंट हमारे पास 1 बन गया। यदि हम इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा। तो इसको -1/2 से मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड की पूरी रो के अंदर, तो यहाँ पे ये आपके पास जो रो है जो न्यू रो बनी वो आपके पास ये वाली बनी। सिमिलर केस के अंदर नीचे वाले एलिमेंट को भी मैंने 0 कर दिया तो आपके पास जो न्यू रो है वो आपके पास ये निकल के आई। अब नेक्स्ट हम डेल जे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी आपके पास 0 है, यहाँ भी आपके पास 0 है, तो पूरी रो क्या आ गई 0 आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है जो डेल जे है वो आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को जब फुलफिल कर देता है ना तब आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो मिल जाता है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला,
यहाँ पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो मिला, x1 की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास मिली 5/2, x2 की वैल्यू है वो यहाँ पे आपके पास मिली 15/4। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने मैक्सिमम जेड लिया था, हम मैक्सिमम जेड की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे x1 और x2 की वैल्यू उसके अंदर पुट करके। तो हमारे पास जो मैक्सिमम जेड है वो हमारे पास निकल के आता है माइनस का 75/8। ये आपके पास मैक्सिमम जेड की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मिनिमम जेड आपके पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो मिनिमम जेड की वैल्यू पूछी है, तो मिनिमम जेड आपको पता है हमने माना था हमारा जो मैक्सिमम जेड है वो इक्वल हमारे पास माइनस का मिनिमम ऑफ जेड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम जेड होगा वो क्या होगा, जो मैक्सिमम जेड का नेगेटिव नेगेटिव है पहले से है, तो ये क्या हो गया 75/8। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया इसका ऑप्टिमल वो आया मिनिमम जेड की वैल्यू 75/8, जहाँ पे x1 की वैल्यू 5/2 है, x2 की वैल्यू 15/4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन चीज़ है थोड़ा कैलकुलेशन का भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन वाला मेथड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ कहीं भी प्लस माइनस की थोड़ी सी दिक्कत हो गई वहाँ पे पूरा खेल खत्म। सो होपफुली आपको पूरे के पूरे दोनों जो टाइप्स है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।